हेलो बच्चों, मेरा नाम है नवीन कुमार और आज हम पिछले लेक्चर में जो टॉपिक रह गया था हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आज उसी को क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में हमने तुम्हें पिछले लेक्चर में बता दिया था। आज क्या उसके कुछ हम प्रैक्टिकल यूजेस के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो देखिए दैनिक जीवन में कहाँ पे प्रयोग करते हैं। घर में पड़ी जैसे परत नली है उसको देखना, या फिर कांच में पड़ी दरार का चमकना, या देखिए ये दो एग्जांपल तो बहुत ही मेन है। हीरे की चमक, रेगिस्तान में मरीचिका और ठंडे देशों में मरीचिका। ये इनको समझते देखिए किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जल में पड़ी परत नली को देखना। सपोज हमने एक परत नली ले ली कांच की, एक कांच की परत नली ले ली हमने, उसको जब हम जल में डुबाते हैं, जब कांच की परत नली को हम किसी जल में डुबाते हैं तो क्या है, और उसको जल में डुबाने से जब हम उस पर ऊपर की ओर से देखते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर से देखते हैं तो क्या है कि प्रकाश की जो कांच की हमारी परत नली, जैसे जैसे हम उसको टेढ़ा करते चलते हैं तो एक स्पेसिफिक क्रांतिक कोण के बाद, है ना, एक क्रिटिकल एंगल के बाद उसमें क्या होता है कि प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना, एक क्रिटिकल एंगल के बाद प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसके इंटरनल में घूमने लग जाता है। तो जो कांच की परत नली का वो तला है वो क्या बिल्कुल चांदी की तरह चमकने लगता है ना। जैसे कि सपोज करो ये हमारा बीकर है वाटर से भरा हुआ, ठीक है, वाटर से भरा हुआ है ये। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे हम इसको टेढ़ा करते चलते हैं, जैसे जैसे इसको हम टेढ़ा कर रहे हैं तो एक क्रांति यानी एक क्रिटिकल एंगल के बाद, यानी क्रिटिकल एंगल कितना है इसका 41 डिग्री 49 मिनट, इतने 41 डिग्री 49 मिनट के बाद कांच की नली का क्रांति कोण कितना है पानी में 41 डिग्री 49 मिनट के बाद वो क्या करने लग जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करने लग जाता है। तो जो हमारा प्रकाश जो ऊपर से हम उसको मीजर कर देख रहे हैं, शो कर रहे हैं, उसका तला क्या है बिल्कुल चांदी की तरह चमकने लग जाता है। उसमें क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक प्रकाश क्या है, फिर उसकी कांच की सतह से बाहर नहीं जा पाता है ना। प्रकाश क्या है, कांच की सतह से बाहर नहीं जा पाता है। अब सपोज करो ये तो हो गया जब हमारी कांच की परत नली खाली पड़ी है। अब दूसरी कंडीशन में हम क्या ले रहे हैं कि कांच की नली में सपोज करो हमने वाटर फिल कर दिया, है ना, उसमें कांच की नली में हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया। अब पानी भरने के बाद तब नहीं चमकता। तब क्यों नहीं चमकता है, क्योंकि जो हमारा कांच का यानी ग्लास का और वाटर का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो बहुत हाई होता है, और ग्लास का और एयर का क्रिटिकल एंगल कितना होता है 41 डिग्री 49 मिनट, है ना। इतने डिग्री 41 डिग्री 49 मिनट के बाद उसका क्या है, कांच और एयर का क्रिटिकल एंगल खत्म है, फिर उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू होता है ना। और जो कांच का और वाटर का, ग्लास का और वाटर का जो क्रिटिकल एंगल है वो थोड़ा हाई होता है। इसकी वजह से क्या है, जो कांच की परत नली है वाटर में जो उसमें पानी भर देते हैं अंदर, तो वो इतना नहीं शो कर पाती है जितना हमारा जैसे कांच की परत नली में एयर होती है उस कंडीशन पर करती है। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है कांच में बड़ी दरारों का चमकना। जब कांच में कोई हमारे दरार पड़ जाती है उसमें एयर का स्पेस बन जाता है, उसमें क्या बन जाता है, एक एयर का स्पेस बन जाता है। जब हमारा टेढ़ा प्रकाश उस स्पेस में होके जाता है, जब टेढ़ा प्रकाश उसमें कांच में होके जाता है तो हमारी आंखों पे हमारी जब टेढ़ा प्रकाश कांच की दरार में होकर हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमको क्या दिखता है, वो चमकीला दिखाई देता है, एक चमकीली सी लाइन दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वहां पे कांच का क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। वहां पे कांच का क्या है, कांच और एयर का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। किसके बाद, एक क्रिटिकल एंगल के बाद, एक क्रांतिक कोण के बाद फिर क्या उसमें आंतरिक परावर्तन होने लग जाता है। तो वो हमको कैसे दिखता है, चमकीली सतह दिखाई देती है, जैसे कहीं पे भी कांच में कोई दरार पड़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हीरे की चमक की। देखिए हीरे की चमक का क्या है कि हीरे में जितनी भी साइड से हीरे पे प्रकाश डालो, कोई सी भी साइड से, यानी जो कोई सी भी साइड से हम उस पर लाइट डाल रहे हैं तो हीरे में क्या है, हीरे की बनावट कुछ इस तरीके की होती है कि हीरे का जो क्रिटिकल एंगल होता है,
हीरे का हमारा क्रिटिकल एंगल होता है वो कितना होता है 24 डिग्री, बहुत कम होता है। हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है 24 डिग्री, है ना, बहुत कम क्रांतिक कोण होता है। और जैसे इस पे कोई प्रकाश की किरण आती है, हीरे पे जैसे ही कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसके अंदर की जो बनावट होती है वो हमारा क्या है, जो प्रकाश का परावर्तन है वो अंदर ही अंदर इस तरीके से ऐसे होता रहता है। ठीक है, इसी तरीके से हीरा क्या है, बहुत तेजी से ग्लो करता है ना। एक ही रे ऑफ लाइट डालेंगे तो वो ही रे उसके हीरे के इंटरनल अंदर ही अंदर घूमती रहती है, क्योंकि हीरे का जो क्रांतिक कोण है 24 डिग्री बहुत ही कम है। तो वो जो लाइट है उसके इंटरनल उसमें क्या है, हीरे में मतलब जो लाइट है एब्जॉर्ब तो बहुत जल्दी कर लेता है, लेकिन जो रिलीज करने का हमारा एंगल होता है, जो लाइट को रिलीज करने का एंगल होता है वो बहुत ही कम पाया जाता है हीरे में, है ना। हीरे में बहुत ही कम पाया जाता है लाइट को रिलीज करने का एंगल, तो इसीलिए हमारा क्या बहुत तेजी से शाइन करता है। ठीक, क्लियर हुआ हीरे की शाइनिंग, है ना। हीरा क्यों शाइन करता है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, क्योंकि हीरे का जो क्रिटिकल क्रांतिक कोण है 24 डिग्री है, बहुत कम है ना। अच्छा, अब बात करते हैं चलिए रेगिस्तान में मरीचिका के बारे में। देखिए रेगिस्तान में जो मरीचिका होती है इसको कई बार सुना होगा, मृग तृष्णा कहते हैं। क्या कहते हैं, मृग तृष्णा कहते हैं। अब देखिए ये किस तरीके से होता है कि सपोज करो रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान की ये कोई रेत है, यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है ना, रेगिस्तान में एक पेड़ लगा हुआ है, ये रेगिस्तान में एक पेड़ लग रहा है। अगर यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तो उसको क्या दिखेगा कि इसकी जो पेड़ है, ये पेड़ का क्या दिखेगा, उसको रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इस पेड़ का क्या दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन। उसको ऐसा लगता है कि ये पेड़, यहाँ इस पेड़ के पास क्या है, पानी है, इस पेड़ के पास क्या है, पानी है, और उस पानी में उस पेड़ का क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसको हम क्या कहते हैं, मृग तृष्णा भी कहते हैं, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा यानी मृग क्या होता है, मृग यानी हिरण। जैसे हिरण को लगता है कि वहां पे पानी है, वो और प्यासा हिरण होता है, उसको लगता है कि रेगिस्तान में उस जगह पे पानी है, वो भाग के वहां जाता है, फिर उसको दिखता है वहां कुछ नहीं दिखता है, फिर दूसरी जगह पानी दिखता है, फिर वहां भाग के जाता है, कुछ नहीं दिखता है, वहां पे कुछ होता ही नहीं है ना। इसी तरीके से अच्छा देखिए ये होता क्यों है, ये होता क्यों है कि जब गर्मियों में हीट पड़ती है, सूरज बहुत तेजी से गर्म होता है, तो सूरज की तेज किरणों से इसकी जो ऊपर की लेयर है, सतह है, धरती की लेयर, जो धरती के वहां की रेत क्या बहुत गर्म हो जाती है, उसकी वजह से क्या है, वहां की एयर क्या बहुत गर्म हो जाती है ना। धरती से कुछ लेयर ऊपर तक हवा बहुत गर्म रहती है ना। जैसे जैसे ऊपर चलते चलते हैं हवा हमें क्या मिलती है, सघन होती जाती है, और इस जगह पे क्या होती है, हवा बहुत यहाँ पे सघन होती जाती है, विरल से सघन होती जाती है, यानी रेयर से डेंसर होती जाती है एयर, है ना। जब एयर हमारी सघन होती जा रही है, अब क्या है, जब यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है तो इसको देखने वाले को क्या लग रहा है, जैसे जैसे कुछ परत, जैसे हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, सघन होती चल रही है, तो क्या है कि जो प्रकाश, जो देखने वाली किरण आ रही है, ये नीचे की तरफ क्या है, इसका कोण बढ़ता चलता है। एक जैसे ये लेयर क्रॉस कर ली, ये लेयर क्रॉस कर ली, ये लेयर क्रॉस कर ली, एक पर्टिकुलर लेयर पे उसका जो क्रांतिक कोण है वो क्या है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर होता है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इस जगह के बाद जो उसको इमेज दिखाई देगी वो उसको क्या लगेगा कि इस जगह पर पानी है, और ये क्या है, इसकी हमको इमेज दिख रही है। बात समझ में आ रही है। कुछ परतों का उसका एंगल क्या है, बढ़ने लगता है, और एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके उसके बाद उसको क्या है, वस्तु की प्रति दिखाई देती है, यानी प्रतिबिंब दिखाई देता है उसको, और उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ पानी है, और उस ऑब्जेक्ट की हमको क्या दिखाई देती है, मिरर इमेज दिखाई देती है, सॉरी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे रेगिस्तान में मरीज का ये समझ में आया। बिल्कुल इसी तरीके से होता है ठंडे देशों में मरीज का। ठंडे देशों में मरीज का क्या होती है कि एक नाव है जो पानी में बह रही है,
एक नाव है पानी में बह रही है ना, तो वो हमको कैसे दिखती है? एक व्यक्ति जब उसको देखता है, दूर से ऑब्जर्व करता है, तो उसको वो नाव कहां पे दिखाई देती है? ऊपर की तरफ। वो नाव कहां की तरफ दिखाई देती है? ऊपर की तरफ बनी हुई दिखाई देती है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे क्यों दिखाई देती है? बिल्कुल सेम रीजन इसी की तरफ, बिल्कुल सेम रीजन। जैसे यहाँ पे जब बहुत तेज हीट हो रही है, तो यहाँ की एयर क्या है? विरल है। यहाँ की हवा क्या हो जाती है? थोड़ी विरल हो जाती है, ऊपर की तरफ सघन होती चलती है। ऐसे ही यहाँ पे जो यहाँ का जो ये जो लेयर है हवा की, ये क्या होती है? सघन होती है। ये लेयर क्या है? सघन होती जाती है और ऊपर की तरफ विरल होती जाती है। ऊपर की तरफ क्या होती जाती है? विरल होती जाती है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे जैसे हमारी हवा विरल होती जाती है, तो जब हमारी हवा यहाँ से सघन से विरल हो रही है, तो इसकी मिरर इमेज नीचे बनती थी। यहाँ पर सघन से विरल हो रही है, तो इसकी इमेज हमें कहाँ दिखाई देगी? ऊपर की तरफ दिखाई देती है, ऊपर की ओर दिखाई देगी। ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है। जैसे हमारे रेगिस्तान में मरीज का दिखाई देती है, बिल्कुल उसी तरीके से ठंडे प्रदेशों में मरीज का दिखाई देती है। तो टॉपिक क्लियर हुए? जल में परत नली कैसे दिखती है? ये सारे के सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, ये हमारे किसकी वजह से होते हैं? टोटल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए देखिए, तो बच्चे यहाँ पे दो एग्जाम्पल ले लिए हैं हमने। पहला एग्जाम्पल क्या है कि वायु के सापेक्ष, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। और कांच का, अब क्या है कि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी क्या है? वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3। और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है? 3/2 इतना दे रखा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि कांच के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष कांच का। क्या पूछ रहा है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। ठीक है। देखिए क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, ऐसे अपवर्तनांक को किससे शो करते हैं? एन से। ए का मतलब क्या है? एयर। डब्ल्यू का मतलब क्या है? वाटर। यानी हवा के सापेक्ष वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा? 4/3। यानी वायु का अपवर्तनांक क्या है? 3 और जल का क्या है? 4। ऐसे ही ये 3/4 दे रखा है। यहाँ पर ए यानी एयर, जी यानी ग्लास। तो एयर के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 3/2। एयर का ये हो गया और ग्लास का ये हो गया। अब क्या पूछा है हमका? अब हमको क्या पूछा है कि वाटर यानी पानी, जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बताइए। यानी क्या पूछा है? अपवर्तनांक पूछा है हमका किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष किसका? कांच का अपवर्तनांक बताइए। तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है हमारा हवा के सापेक्ष जल का, ग्लास का अपवर्तनांक कितना है? 3/2। और हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना है? 4/3। ये जो टर्म है जल, ये कहाँ आएगा? नीचे की तरफ। और ग्लास वाला कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ। जैसे यहाँ पे वाटर वाला कहाँ आता है? ऊपर। और एयर वाला कहाँ आता है? नीचे। यानी जो पूछा है, जिसके सापेक्ष में पूछा जाता है, वो हमारा कहाँ आता है? नीचे। यहाँ क्या पूछा है? जल के सापेक्ष नीचे। कांच का अपवर्तनांक, कांच का आएगा ऊपर, है ना। तो 3/2/4/3। 3 कहाँ जाएगा हमारा? ऊपर। और 4 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 दिया 9, 4 दूनी 8। तो कितना अपवर्तनांक निकला? 9/8। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे जल और कांच का अपवर्तनांक दे रखे हैं क्रमशः 1.35 तथा 1.50, है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है? अपवर्तनांक दे रखे हैं जल के और कांच के। किसके सापेक्ष मानेंगे हम? हवा के सापेक्ष। हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है? 1.35। कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.50। अब क्या कह रहा है कि यदि प्रकाश किरण यानी हमारी लाइट रे कहाँ से जा रही है? कांच में से, है ना। ये हमारा कोई कांच की परत नली मान ली, कांच में से कहाँ जा रही है? जल में जा रही हो, तो अपवर्तनांक कितना होगा? यानी देखिए किसके सापेक्ष पूछा? कहाँ से जा रही है? हमारी जो प्रकाश किरण है वो कहाँ से जा रही है? कांच से है। और कहाँ जा रही है? जल में।
यानी पूछा अपवर्तनांक किसका होगा, किसके सापेक्ष होगा, जल के सापेक्ष, और किसका निकालना पड़ेगा, गिलास का। ठीक है, सॉरी, हमको अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकालना पड़ेगा, कांच के सापेक्ष, किसका, जल का, है ना, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पहले हवा के सापेक्ष जो जिसका सापेक्ष में अपवर्तनांक निकालते हैं वो नीचे आता है, जल का अपवर्तनांक हमारा कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, 1.35। हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.50। तो 1.35 अपॉन 1.50 बराबर कितना आ गया, 0.9। ठीक है, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। अब तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों देखिए आपके लिए होमवर्क दिया है, इसमें कुछ करीब 7-8 क्वेश्चन है, तो ये सारे आपको करने हैं। अगर आप मेरे लेक्चर की सारी वीडियो रेगुलरली देखते हैं तो आपको ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे आसानी से मालूम पड़ जाएंगे। देखिए क्या है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या समझते हो, किसी भी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे क्या समझते हो, है ना। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, ये भी मैंने कराया हुआ है। आप जो मेरी पिछली वीडियो को रेगुलरली चेकआउट करोगे तो उसमें इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको क्लियरली मिल जाएंगे, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। कांच, निर्वात तथा जल में से प्रकाश की चाल किसमें सबसे कम होती है, किसमें क्या सबसे कम होती है, कम पूछी हुई है। ठीक है, रात्रि में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन है, रात्रि में क्यों टिमटिमाते हैं। जल में स्थित वायु का बुलबुला क्यों चमकता है ना। क्रांति कोण क्या है और अपवर्तनांक से उसका क्या तात्पर्य है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है। प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हो, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए तथा प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। पहले लेक्चर में कराया था प्रकाश के अपवर्तन वाले में। और लास्ट क्वेश्चन है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को समझाइए। ये 8 क्वेश्चन है आपके, बहुत ही सिंपल है, सबका आपको आंसर देना है। तो आपका प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन ये दोनों चैप्टर यहाँ पे फिनिश हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इनको आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे, आराम से करना। थैंक यू।